if you are a very powerful man. And right now with us from the Congress Party, our old friend Asif Faruqi साहब. Asif Faruqi साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फाइन आप सर. अपना फीडबैक दीजिए सर. आपने पार्लियामेंट देखा होगा इतने 4 दिन. सर जबरदस्त. आपके जो ऑफिशियल एलओपी हैं, अब तो आधिकारिक तौर पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने तो नहीं, वो तो है सर, लेकिन असर आप बताइए मुझको. सर असर ये हुआ है, सबसे बड़ा मेरी समझ में तो असर ये हुआ है कि जो अग्निवीर थे, जिनको बेचारों को पैसा नहीं मिल रहा था, राहुल गांधी जी की वजह से अब तो सरकार ने भी मान लिया कि हम तो भिजवा रहे हैं जी, अभी एकदम फटाफट भिजवा रहे हैं. इट्स अ ह्यूज एक्शन आई थिंक फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी. आपको क्या लगता है? नहीं सर, मुझको तो लगता है ये तो बहुत छोटी बात है जो आप कर रहे हैं जी. इस किस्म के मामलात तो वो होंगे ही सही. और जिस तरीके से एक अकेले राहुल जी ने मजबूर किया प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, कि उनको खड़े होके बोलना पड़ा सर जी. और जिस तरीके से स्पीकर को उन्होंने करेक्ट किया, आई वुडंट से कि उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई बात कही, लेकिन जो उसकी मर्यादा गिरती जा रही थी पिछले चंद सालों के अंदर, वो उनको याद दिलाया. और आई थिंक कोई माने या ना माने, स्पीकर साहब के भी दिल में ये बात जरूर करेक्शन किया उन्होंने कि उनका अमल जो है वो कहीं ना कहीं गलत था और राहुल जी ने उसको आके करेक्ट कर दिया. आपका क्या उसमें विचार है सर? जहां तक स्पीकर साहब का सवाल है, स्पीकर साहब की के पद की एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है. करेक्ट. और उस मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए. प्राइवेटली आप जो मर्जी करें, आप अपना माथा टेक दें किसी के चरणों में, वो ठीक है, लेकिन सबके सामने इस प्रकार झुकना मुझे नहीं लगता ठीक है. और मेरे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, भले वो प्रधानमंत्री हो, भले वो प्रेसिडेंट हो, जो मर्जी हो, सीधी सादी बात है, लोकसभा का जो मालिक है वो स्पीकर है. तो स्पीकर साहब को, मुझे ऐसा लगता है, अपनी एक पोस्ट की डिग्निटी मेंटेन करते हुए प्राइवेटली आप जो मर्जी करें या पार्टी के फोरम में आप जो मर्जी कर सकते हैं. जी, आसिफ फारूकी साहब. हाँ, और मुझको लगता है सर, किसी नेता का, किसी लीडर का यही काम होता है कि वो जो करोड़ों इंसान के लिए जो लीडर बन के जब जाता है हाउस के अंदर, तो वो उनके मन की बात वहाँ रखे. और ये हम सब के मन की बात थी, और जिस तरीके से आपने महसूस की, ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भी महसूस किया था कि स्पीकर का कहीं ना कहीं वकार गिरता जा रहा है, जिसको बहुत ही ओपन तरीके से राहुल जी ने करेक्ट किया, करवाया रादर. सर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. मवलंकर साहब जो स्पीकर हुआ करते थे पंडित नेहरू के जमाने में, उन्होंने आज तक कभी पंडित नेहरू के पैर नहीं छुए या पंडित नेहरू के सामने उन्होंने इस तरीके से झुक के उनसे कभी बात नहीं करी है. बलराम झाकड़ जी स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है. पीए सांगमा साहब ने कभी ऐसा नहीं किया है. मीरा कुमार जी ने कभी ऐसा नहीं किया है. मनोहर जोशी साहब, हमारे मनोहर जोशी साहब यहीं के, उन्होंने ऐसा नहीं किया है. बाल योगी साहब ने कभी ऐसा नहीं किया है. तो ये प्रथा ठीक नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब की एक अपनी एक छवि होती है. स्पीकर साहब को अपनी छवि मेंटेन करनी चाहिए. एक बार आप स्पीकर बन गए हैं, उसके बाद. करेक्ट. जी प्रदीप जी. आसिफ फारूकी साहब, राहुल गांधी जी ने न्याय तो दिया, हथरस गए, वहां पर लोगों से मिले, उनको न्याय देने का बात किया तो बहुत इफेक्ट हुआ. शहीद अजय सिंह, अग्निवीर शहीद अजय सिंह के घर गए तो सरकार हरकत में आए, ड्यूज को जल्दी देने का वादा किया, मगर ये न्याय तो दे दिया. मगर कांग्रेस, बीजेपी का कहना, मोदी जी का कहना, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने प्रोवोक कर रहे थे, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे पार्लियामेंट को रोकने के लिए, पार्लियामेंट का हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए राहुल गांधी जी ने किया. आगे जाके मोदी जी कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा लांघने का गांधी परिवार का इतिहास पुराना है. सोनिया जी किए थे अटल जी के वक्त, और अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं मोदी जी के वक्त. तो ये आपका कांग्रेस का पुराना ये इतिहास है, संसद को रोकना, संसद को डिस्टर्ब करना. तो इस पर आप क्या कहो, मोदी जी क्या आलोचना है? मेरे ख्याल से सर, पिछले 10 साल से जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चला रहे थे, पब्लिक इससे ऊब रही थी और उसकी पूरे पार्लियामेंट हाउस की मर्यादा का उन्होंने स्टेक पे लगा दी थी. अब जो नया ये एमपीज आए हैं और जिस तरीके से वो लोग
उसको मोल्ड कर रहे हैं और चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं, उसमें एग्रेसिव होके अपोजिशन वालों को काम करना पड़ेगा, वरना ये गवर्नमेंट सही तरीके से चलाएंगे नहीं। और इस काम के लिए अगर वो एग्रेसिव हैं तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड है। ये इल्ज़ाम देना कि अपोजिशन जो है हाउस चलने नहीं देता है, आप पिछली गवर्नमेंट के साथ में इनका क्या व्यवहार रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो उसके पूरी रिकॉर्ड्स मौजूद है। और लेकिन हम लोग तो जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक जी के एमपीज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये करेक्शन हो रहा है जो गलतियां प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है सर। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, आप ये बताएं कि जहाँ तक कि अब सरकार का जो रवैया है, आपको उसमें कोई बदलाव दिखा है पिछले 10 साल से अब जा करके? मोदी जी की जो सरकार है, मोदी 3.0, उसमें कोई बदलाव दिखा है आपको? सर बदलाव तो ये हो गया कि इनकी जुबान बंद हो गई है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये राहुल जी पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये कम सोचते हैं, इनको समझ नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, अब ये जस्ट अपोजिट हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ुबान बंद हो गई है। उनकी अगर ज़ुबान खुलती है तो बहुत से इनकरेक्ट वर्ड्स निकलते हैं, अनपार्लियामेंट्री बातें वो करते हैं, तो जिसकी वजह से वो उनका मर्यादा जो है वो कम होते जा रही है और उनको सोचने पर। लेकिन अभी भी उन्होंने राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि कहा है, बालक बुद्धि, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है सर? सर ये पब्लिक ने मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से करेक्ट कर दिया है, जो ये पिछले 10 साल से बोलते आ रहे थे कि राहुल जी को समझ नहीं है। और राहुल जी ने अपने आप अब खुद से अपनी छवि को चेंज की और आज बहुत बड़े नेता बन के वो सामने उभरे हैं, जिसको फेस करना बीजेपी और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सर। आसिफ फारूकी साहब, एक और सवाल आपसे मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ज़रा अपनी टिप्पणी दें, पर्सनल टिप्पणी, अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी दें। अभी तक ये चार्ज लगाया जा रहा था सरकार के ऊपर और कहीं कहीं लग भी रहा था कि ऐसा थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी जस्टिफाइड है, कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, एनएसए हो गई, एफआईओ हो गई, अलग अलग एनआईए हो गई, ये सब जो हैं इनका गलत इस्तेमाल हो रहा था। क्या वो इस्तेमाल अब कम होगा या ज़्यादा होगा? सर पिछले 1 महीने से तो हम ये देख रहे हैं बहुत कम हो गया और इसके अंदर बहुत कमी आ गई है। और न सिर्फ कमी आ गई बल्कि एजेंसियों ने अपने आप को करेक्शन करना शुरू कर दिया है सर। और इसका बहुत अच्छा असर जो है आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ओपनली नजर आएगा सर। और कोर्ट्स ने बेल भी देना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट अभी वो कहाँ केस था सर, दिल्ली का था शायद, कि कोर्ट ने बोला है कि भाई 4 साल से आदमी को आपने जेल में रखा हुआ है और अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई, आप कर क्या रहे हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को कि जान जान के आप एक आदमी को आप अंदर रखेंगे? तो ही हैज बीन रिलीज्ड। और उसके अलावा हेमंत सोरेन साहब को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है उनकी बेल एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं, कि इनके खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं। सबूत है ही नहीं सर। बिना सबूत के आपने कैसे इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया? हाई कोर्ट ने बोला है सर, झारखंड हाई कोर्ट ने, और अभी तक उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। जी बताएं सर, कुछ बोल रहे थे आप। तो मैं वही एग्जांपल आपको देने वाला था कि इस किस्म की जो चीजें उभर के आ रही हैं, ये असर जो है अपोजिशन को एग्रेसिव होना पड़ेगा, बल्कि हम तो रिक्वेस्ट करेंगे अपोजिशन को कि और एग्रेसिव हो, ताकि जो मर्यादा अपने देश की गिर चुकी है और जिसको ये लोग ख़राब कर रहे थे, सारे एजेंसियों के अंदर इन्होंने जो इतनी ख़राबी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अंदरूनी तौर पे एजेंसियां भी परेशान थी, तो वो अपने आप को करेक्शन करेंगी और आगे देश का काम अच्छा होगा। मणिपुर पर बोले आसिफ फारूकी साहब, मणिपुर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि वी हैव बीन टायरलेसली वर्किंग फॉर पीस इन मणिपुर। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन गोइंग कंटिन्यूअसली मणिपुर एंड ट्राइंग टू ब्रिंग पीस देयर। और आपके जो राजनीति है, जो आग में घी डालने वाला है, ज्यादा देर तक चले, इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द पीपल विल रिजेक्ट द कांग्रेस। और कहा कि कांग्रेस कहते हैं कि इफ यू हैव डन सो गुड वेयर मणिपुर इज कंसर्न, आपने 10 बार आपने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया? ये आप पर प्रश्न पूछे हैं मोदी जी ने। व्हाई हैव यू इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल 10 टाइम्स इन मणिपुर? फारूकी साहब सर, मणिपुर का ही नहीं, जहां का भी ताल्लुक है, मोदी जी ये जुमलेबाजी करना जानते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट का इतना अच्छा वक्त कंट्री को चलाने के बाद भी आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो पीछे जाके इमरजेंसी की बातें करने लगे। आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके बारे में? ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है।
आज भी ये जो है मंदिर मस्जिद के चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो मणिपुर के ऊपर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो पास्ट में हो चुकी हैं। आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है मणिपुर के अंदर, उसके ऊपर उनको डिबेट करना चाहिए। वहाँ जाके उनके जो लोगों के घर गिर चुके हैं और जिनको हैरेस किया जा रहा है, इतना बड़ा हादसा हो चुका है और राइट्स हो चुके हैं, उसको उनको संभालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता है कि हर वक्त जो है उस किस्म की बातें करें जिसका ताल्लुक प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ नहीं है सर। तो सर अभी आप कांग्रेस में हैं, आपकी कांग्रेस नेतृत्व से बात होती रहती होगी जरूर। आप राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, बाकी सब लोगों से कभी ना कभी तो कुछ कम्युनिकेशन तो होगा ही, और अगर नहीं भी होगा तो उनके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ तो कम्युनिकेशन होगा। तो अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कांग्रेस के नेतृत्व को कि अब तो रिक्वेस्ट कर लीजिए पंडित नेहरू को कि वो रिजाइन कर लें। आसिफ फारूकी साहब, सर आवाज नहीं आई, फिर से बोले। मैंने कहा कि अब तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कांग्रेस लीडरशिप से कि वो पंडित जी को रिक्वेस्ट करें, पंडित नेहरू को, कि वो अब तो अपना इस्तीफा दे दें ताकि मोदी जी काम कर सकें, क्योंकि अभी तक तो पंडित नेहरू उनको काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल सही आपने फरमाया सर कि वो पंडित जी को, वो आज किसी ने मुझसे कहा ना कि जैसे कोई भी चीज हो तो वो पंडित जी के नाम से ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से सर को इस बात के लिए अब वो दरखास्त करना चाहिए कि भाई ये पिछली बातों को छोड़े और आज मुद्दे नहीं सर, वो आपके ऊपर है। आपको नेहरू जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप रिजाइन कर दीजिए सर। मोदी जी को आपने पिछले 10 साल से काम नहीं करने दिया। बिल्कुल सही। आसिफ फारूकी साहब काले धन पर वार करेंगे मोदी जी, और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, ये हमारा मिशन है। चुनावी हार जीत से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, क्लासरूम घोटाला, पानी घोटाला और शिकायत करने वाला कांग्रेस, सबसे ज्यादा शिकायत आम आदमी पार्टी के बारे में करने वाला कांग्रेस। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया, केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, मगर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस आलोचना कर रहे हैं मोदी जी पर कि आप मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यह बात जच नहीं रहा है, मोदी जी का कहना है। कांग्रेस ही कंप्लेनेंट था, अब कांग्रेस कह रहा है कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। फारूकी साहब, मेरे ख्याल से सर अब मोदी जी को ये जुमलेबाजी बंद करना चाहिए। ये उनकी हुकूमत 10 साल हो गई है, ये 11वें और 12वें साल में गुजर चुके हैं। 10 साल का पूरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आज जो है बिहार के अंदर 15 दिन के बीच में 10 जो है ब्रिज गिर चुके हैं, लोगों की जान और 12 ब्रिज गिरे, 12 हो गए सर। अब अंदाजा कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब ये गवर्नमेंट को अपना खुद का जो है मुहासबा करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो 10 साल के जो काम हैं, जो भी किए हैं, उसके बारे में वो बात करें, न कि वो पब्लिक को जुमलेबाजी करके अपना पेट भरे सर। जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार शांति का लहर, मोदी जी का कहना है डेवलपमेंट का लहर, उन्हें कहा कि अभी हम लोग स्पोर्ट्स को मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं फुटबॉल क्लब्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, रांची क्रिकेट हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, स्टेडियम पूरे अपग्रेडेशन, श्रीनगर से लेके सब जिधर स्टेडियम है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट टीम ने इससे पहले भी कई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वरना वो जो पिछले दिनों जो T20 का वर्ल्ड कप जीता है गवर्नमेंट ने, तो मोदी जी अपने सर पे ताज पहन के घूमते और ये हम लोगों के लिए बड़ी ही सख्त बात होती। तो इस किस्म की जुमलेबाजी फिर से मैं कहूँगा कि ये रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, वरना जिस तरीके से स्पोर्ट्स जो है उस चीज़ के लिए आवाम ने और देश के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो किया हुआ है, जिसकी नींव डाली हुई है, इतने स्टेडियम बनाए हुए, उन हालात में भी जब इकोनॉमी बिल्कुल माइनस में चलती थी शुरुआती दौर में, आज तो बहुत हालात अच्छे हैं इकोनॉमी के, उसके बावजूद ये लोग स्पोर्ट्स में नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से औरतों का अत्याचार हुआ स्पोर्ट्स के लिए और मोदी गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया, ये बड़े शर्म की बात है। मेरे ख्याल से वो ये ना बोले तो अच्छा है। लेकिन सर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के तो दोस्त नहीं है, कांग्रेस के तो मित्र नहीं है ना सर। उनका कहना है मोदी जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है कल, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनका मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें झोल है। उन्होंने कहा कि एक्चुअल ग्रोथ जो है वो माइनस है,
वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। जो अभी ग्रोथ दिखाई जा रही है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2% है, या अभी माइनस में चल रही है, ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। वो कहते हैं कि अगर वास्तविकता में 7.5% पर या 7% पर भारत की आर्थिक व्यवस्था या भारत का जीडीपी ग्रो कर रहा होता तो आज 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल मिल रही होती लोगों को। कहां है वो जॉब्स? क्योंकि इट डजंट वर्क। अगर 7.5% ग्रोथ रेट है तो वेयर आर द जॉब्स सर? तो मुझको, मैंने भी वो इंटरव्यू थोड़ा सा उनका सुना सर, और उनका आखिरी जुमला यही था कि जब इंटरव्यू वाले ने पूछा उनसे कि फिर क्या करना चाहिए, वो तो हर नेगेटिव बात बोल रहे थे उनके बारे में, तो उन्होंने वही कहा कि उनको भी वहीं पहुंचा देना चाहिए जहाँ पे जब आदमी बेकार हो जाता है, और उसको आवाम को ही करना चाहिए। तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मेरे ख्याल से बहुत समझदारी से उन्होंने आईना दिखाया है मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन ये जानने के लिए तैयार नहीं है सर। और राजीव गांधी के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, भले ही सोनिया जी के साथ उनकी ना बनती हो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, लेकिन राजीव गांधी उनके बड़े अच्छे मित्र थे। ये भी बता दूं बहुत आपको। कांग्रेस से बहुत करीब थे, राजीव के बहुत पर्सनल दोस्त थे सर, लेकिन उनकी नहीं बनी किसी वजह से। ठीक नहीं है, सर, सोनिया जी के साथ नहीं बनी। सोनिया जी के साथ इसलिए नहीं बनी क्योंकि सोनिया जी के एक पीए हुआ करते थे, अभी भी वहीं पर हैं, आपको भी मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केरल से जो आते हैं। उन्होंने बहुत मतलब यहाँ पे क्या दिया सलाई लगाने का बड़ा अच्छा काम किया था। ऐसी बात नहीं। प्रदीप जी आप बताएं। राहुल गांधी जी का कंप्लेन के बाद अब कांग्रेस के लीडर्स लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, पार्लियामेंट में दिखने लगा है। कांग्रेस राहुल गांधी जी का कंप्लेन था कि 14 मिनट का मेरा स्पीच में 11 मिनट आपने ओम बिरला का चेहरा दिखाया था पहले, और प्रेसिडेंशियल स्पीच में राहुल गांधी का चेहरा सिर्फ 6 बार दिखाया, और नरेंद्र मोदी का चेहरा आपने 73 टाइम्स गिन के राहुल गांधी ने कहा दिखाया। अब दिखने लगा है, अब कांग्रेस के सब लीडर्स का चेहरा, और स्पेशली राहुल गांधी के पूरे स्पीच में राहुल गांधी जी दिखते हैं। मगर जो अहम मुद्दा है राहुल गांधी जी ने उठाया, वो कहा कि आई विल नॉट अलाउ पासिंग ऑफ लॉज बाय वॉइस वोट, देयर हैज टू बी डिबेट एंड डिस्कशन। वॉइस वोट में मैं पार्लियामेंट में बिल्स पास होने नहीं दूंगा। गए बार 35% of bills was passed in less than 1 hour. Only 16% of bills sent to Parliament Standing Committee. राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा, this is against लोकतंत्र, against democracy. There has to be debate and discussion. नहीं तो नहीं होगा। Now it's a fantastic, it's a बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है आसिफ फारूकी साहब। तब हम लोग के लिए बड़े प्राउड की बात है सर। फर्स्ट टाइम राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, और जिस तरीके से वो कमान संभाला है उन्होंने पिछले दिनों में, ऐसा लगता है कि कितने सुलझे हुए और सीनियरिटी के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन का वो काम कर रहे हैं। और इन लोगों जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो दादागिरी और जिस किस्म से चीज़ों को ख़राब कर दिया था, राहुल जी ने बहुत आगे बढ़ के ओपन तरीके से उसको अपने कमान में लेके और उनको सही तरीके से फेस करके जो तरीका होता है अपोजिशन लीडर का, उसको करके करेक्ट करवा रहे हैं सर। चाहे वो टीवी के ऊपर 10 बार 20 बार मोदी जी के चेहरे की बात हो, या पार्लियामेंट में स्पीकर के काम की बात हो, उनके बिहेवियर की बात हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात हो, तो उसको अपने लिए नहीं कर रहे हैं सर, वो कंट्री के लिए, उसकी मर्यादा के लिए, उस हाउस के लिए, ये सब चीज़ें वो बहुत करेक्शन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही परेशानी है। लेकिन राहुल जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, ये तो मानते हैं कि राहुल जी ने अभी अब तो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष हैं, तो लिहाजा फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन 10 years। 10 बरस के बाद एक ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना है, जिसकी कैबिनेट रैंक होती है सर, इट्स एन ऑफिशियल पोजीशन। और उसके अलावा अगर ब्रिटिश ट्रेडिशंस को अगर हम लोग फॉलो करें, जो फॉलो करते हैं, सो ही इज इफेक्टिवली शैडो प्राइम मिनिस्टर। जबकि शैडो प्राइम मिनिस्टर की 2 ही लीडर होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है जी। तो जबकि शैडो प्राइम मिनिस्टर की प्रथा हिंदुस्तान में नहीं है, कि शैडो कैबिनेट की हिंदुस्तान में प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हिंदुस्तान में जी। आपको इस विषय के बारे में कुछ मालूम है? क्योंकि पहले के जो कानून थे वो तो सबको कंठस्थ थे, सबको जाता, 302 ये होता है, 120B ये होता है, 124A ये होता है, वगैरह वगैरह, 498 ये होता है, सबको मालूम था। 144 में 144 जहाँ लग जाता है, 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। अभी ये जो नए कानून हैं,
और ये पास हुए हैं सर जब 95 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी ऑपोजिशन के लोग थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, वो हाउसमैन नहीं थे, तब ये बिल पास हुए। जो प्रदीप जी ने वॉइस वोट की बात करी ना, इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता नहीं कि इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होना चाहिए? ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, सब कमेटी ऑन लॉज जो है, लीगल सब कमेटी जो है, लॉ मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट्री लीगल सब कमेटी है, उनके पास जाना चाहिए, सब वकीलों से, जजेस से, सबसे मतलब सलाह मशवरा करके उसके बाद लागू करनी चाहिए थी। ये तो फटाफट लागू हो गए सर। अभी जजेस को भी डिफिकल्टी हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन सा लॉ कहाँ पर लागू है। मेरे बहुत अच्छे एक हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, बहुत ही मित्र हैं सर, उनसे काफ़ी लंबे तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन हुआ जी। और उनका एक लाइन का जवाब था सर ये पूरे मुद्दे के ऊपर कि इन्होंने कुछ नया नहीं लाया है और ये ला भी नहीं पाएंगे, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट लॉ था हमारा। इन्होंने सिर्फ मैनिपुलेशन किया है इन चीज़ों को बिल्कुल फंसाने के लिए और क्रिटिकल और स्ट्रेस देने के लिए जजेस को और वकीलों को। अदरवाइज इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे फ़ायदा पहुंचे किसी चीज़ को। तो उन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए, मैनिपुलेशन ऊपर से नीचे कर दिए, वर्डिंग्स चेंज कर दी है सर, लेकिन उससे कोई आसानी नहीं हुई है, बल्कि ये मुश्किल हो गई है और उसके अंदर दिक्कत आएगी सर। और उनका भी ये बोलना था कि राहुल जी को ये मैसेज दीजिए आप लोग कि इसके ऊपर डिबेट करवाएं। There should be a debate on this, sir, because what worries us is this. For example, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, प्रदीप जी साथ में हैं, प्रदीप जी, मैं और आप, हम तीनों लोग बात कर रहे हैं। अभी आसपास का जो हमारा लगता है बीकेसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ शख्स अगर ये सोचे कि हम लोग बात कर रहे हैं, वो देशद्रोह की बात है साहब, उसको लगता है वो देशद्रोह की बात है, वो उठा करके मुझको, आपको और प्रदीप जी को लॉकअप में डाल सकता है। 24 घंटे के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और 3 महीने के लिए बेल नहीं मिलेगी सर। ये नया प्रोविजन है। आपको लगता नहीं है इस विषय में कोई डिस्कशन होना चाहिए आसिफ फारूकी साहब? नहीं सर, ये बिल्कुल ऑफ कोर्स होना चाहिए सर। ये तो अपने मतलब के लिए इन्होंने ये कानून बनाया कि जिससे वो दूसरों के ऊपर अत्याचार कर सकें, और हमारा कानून बड़ा सॉफ्ट था जिससे उनका ये मकसद था कि जो मुजरिम है, जो गलती किया हुआ है वही पकड़ा जाए और कि जिसने गलती नहीं की है उसके ऊपर कोई परेशानी ना हो। लेकिन चेंजेस लाए हैं उसकी वजह से जो आदमी है सही है उसके ऊपर भी परेशानी आ सकती है। आसिफ जी, खरगे साहब ने बहुत डिटेल तरीके से अटैक किया था रूलिंग मोदी जी को। उन्होंने कहा कि आरएसएस नीड अग्निवीर, आपने हमारे मैनिफेस्टो को धर्म विशेष बताया था, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो, एरोगेंस, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब है। मगर उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम हैज बीन हाईजैक्ड बाय आरएसएस के लोग, एजुकेशन सिस्टम के सब सीनियर पोजीशंस पे आरएसएस के लोग बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि आप मनुवादी सिस्टम इस देश में इंपोज करना चाहते, थोपना चाहते हो, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। You are going to impose Manuwad into the system, into the education system. RSS has taken over education system. ये खरगे साहब का आलोचना charges है against the government. How do you see it, Arif Faruqi साहब? सर, एजुकेशन को तो इन्होंने बिल्कुल बिजनेस का मॉडल बना दिया है और जिस तरीके से पिछले दिनों इन्होंने चीटिंग की है वो बहुत ही ओपन जाहिर हो गई है। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों ने की है? इसके पीछे कोई बड़ी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है? अरे इनके कार्यकर्ता, इनके लोग इन्वॉल्व हैं। और नीट के एग्ज़ाम और जिस तरीके से इन्होंने सारा मैनिपुलेशन किया है और गवर्नमेंट इसके ऊपर चुपचाप बैठी हुई है, इतने बच्चों का नुकसान हो गया है। तो मुझको लगता है कि ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है और अटैक नहीं सर, इनको हर चीज़ पे उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है और मेरे ख्याल से अपोजिशन उसमें पूरी तैयारी के साथ है। और हैट्स ऑफ टू ये देश की जनता जिन्होंने अपोजिशन के हाथ मजबूत किए और उसमें कुछ काम हो सकेगा सर। सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को कहा कि दिस 2024 इलेक्शंस हैज बीन अ पर्सनल, पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। पर्सनल, पॉलिटिकल, मॉरल डिफीट।
जो अपने आप को एक डिवाइन स्टेटस उन्होंने अपने आप को दिया, इस चुनाव ने उनको दिखा दिया अपने जगह। पीपल हैव रिजेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ डिविजिवनेस, डिस्कॉर्ड एंड हेट्रेड। सोनिया गांधी जी रिफ्यूटिंग बोथ नेचर एंड स्टाइल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नेंस को रिजेक्ट किया। The governance model of Narendra Modi has been rejected in 2024 elections. सोनिया गांधी जी का आलोचना मोदी जी पर। आसिफ फारूकी साहब। सर बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से किशोरी लाल जी ने स्मृति ईरानी को हराया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग बिल्कुल पर्सनल थे, और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ों से अंदाज़ा हो गया था। यही वजह है कि किशोरी लाल जी को वहाँ खड़ा किया गया, और वो एक आदमी ने जिस तरीके से स्मृति ईरानी को हराया है, ये बहुत चीज़ वाज़ह हो गई है कि ये बिल्कुल पर्सनल अटैक कर रहे थे, और पब्लिक ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, और जो अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझती थी उसको भगा दिया वहाँ से। राइट, थैंक यू सो मच सर। आसिफ फारूकी साहब, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट जब दोबारा सेशन शुरू होगा, बजट का सेशन है, बजट सेशन शुरू होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त जरा सब्सटैंशियल डिस्कशन होंगे दोनों तरफ से। और सर मेरे ख्याल से वायनाड से जब प्रियंका जी आ जाएंगी, तब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलेगा भाई बहन। लेकिन वो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ वेरी फ्रैंकली। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस वक्त स्लोगन ईयरिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, वेरी फ्रैंकली। ये मेरा खुद का विश्वास है। बट एनीवे, आई ऑब्वियसली द पार्टी मस्ट हैव डिसाइडेड, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट आई होप, जैसे पहले डिस्कशन हुआ करते थे पार्लियामेंट में, हम लोग सुना करते थे प्रमोद महाजन जी को, हमारे सोमनाथ चैटर्जी साहब को, जसवंत सिंह जी को, मनमोहन सिंह जी, and the way Dr. Manmohan Singh also used to give a full वाजपेयी जी को, जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जबरदस्त, बिल्कुल मजा आ जाता था सुन के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल करके वैसी ही एक प्रथा दोबारा स्थापित होगी लोकसभा में। वक्त लगेगा सर, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगी जरूर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच आसिफ फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक आपका विजिट ड्यू है, अभी तक आप आए नहीं आते। अरे आ जाएंगे, आते। चलिए, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। I really hope it happens. I really truly hope it happens. The country needs a mature, nice discussions which people love to hear, and people will leave an example to the next generation, that look at the class of our leaders. Look at the way they talk. Look at as you were saying just before the show, that all of us used to wait for the parliament session to begin. कि कुछ बढ़िया डिबेट सुनने को मिलेगी। मतलब सुषमा स्वराज जी किस तरीके से आर्ग्यू किया करती थी, मतलब मजा आता था। जॉर्ज फर्नांडिस, प्रदीप जी, जॉर्ज फर्नांडिस, he was the first man to pick up the manifestos of various parties and point out the contradictions in the manifestos and point to the fact that you guys are in an alliance, but look at what you were saying in your manifestos. आप देखिए, तो that is fantastic. मनमोहन सिंह जी जो शायरी बोलते थे वो अभी मुझे याद है, कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख के नजरों में। It was so beautiful. I mean, budget speech शायरी से शुरू करना, and I used to get the imagination of the people. What a beautiful एक कविता था, पूरा एक स्पीच कविता था उनका। तो सुषमा स्वराज, my God, it's impossible. क्या बातें, जो शेरो शायरी का अंदाज, unbeatable. It was and even though he was usually very sober and very serious, even L.K. Advani ji, he used to be listened to. And Dr. Murli Manohar Joshi, जबरदस्त, मतलब मजा आता था सुन के, मतलब it used to be fantastic. Even शरद पवार साहब, I still remember, क्योंकि शरद पवार साहब का वो जुमला मुझे अभी तक याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब 13 दिन की सरकार थी। If you remember, Sharad Pawar ji was the leader of the opposition at that time. Yes. He was in the Congress. तो उनका ये बिना दुल्हन का दूल्हा कैसे आ गया? I still remember that. तो मेरा ये कहना है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि भैया जब मैं 1977 में जब मैं विदेश मंत्री बना, फॉरेन मिनिस्टर बना, तो मैं कॉरिडोर से जाता हुआ दिख रहा था, तो मैं देखा सामने पंडित जी का तस्वीर नहीं दिख रही। हॉल में सामने पंडित नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी, तो मैंने कहा किसने हटाई, किससे पूछ के हटाई गई? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन सुबह वापस आ गई थी पंडित नेहरू की जो तस्वीर थी। सो
दैट इज द काइंड ऑफ Tall, स्पिरिट व्हिच tall यूज्ड टू leader. रूल एट दैट टाइम। Giant leader. मतलब जबरदस्त। और उन्होंने इनफैक्ट ये भी बताया कि लोकसभा में जबरदस्त तर्क वितर्क हो गया था, बहस हो गई थी पंडित नेहरू से, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू को बोला कि आप में चेम्बरलेन भी दिखता है और चर्चिल भी दिखता है, दोनों शख्सियतें जो हैं वो आप में मौजूद हैं, तो हमें मालूम नहीं कि हम चेम्बरलेन से बात कर रहे हैं कि चर्चिल से बात कर रहे हैं। और उसके बाद शाम को किसी बैंक्वेट में मिल गए पंडित जी, और सबसे पहले आते ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, ही वाज अ वेरी यंग मैन एट दैट टाइम, बड़े यंग हुआ करते थे, उनकी पीठ थपथपाई और बोला, बरखुरदार आज तो बहुत अच्छा बोले। तो उनका ये शख्सियत उस वक्त हुआ करती थी। आजकल अगर पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर कोई ऐसा तर्क वितर्क बोल दे तो व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है। बच्चे को हम बोलते हैं कि देखो पार्लियामेंट्री डिबेट देखो, देखने के बाद बोलते हैं तो क्या बोले आपने, वो तो झगड़ा चल रहा वहां झगड़ा चल रहा। पर और वेल में जाके चिल्ला रहे कुछ लोग। This is so stupid। एंड महाराष्ट्र असेंबली में तो माँ बहन के गाली देना शुरू हो गया। अब तो माँ बहन की गाली भी आ गई, क्या हो गया यार। लेट्स आस्क गणेश खानकर साहब। गणेश खानकर साहब नमस्कार।